हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इनसाइट आईएएस की जो मैगज़ीन है, जो प्रीलिम की परीक्षा के लिए बनाई गई है, जो कि पिछले एक साल के जो करंट अफेयर हैं जून 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक, उसको वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। आपको बता दें कि इनसाइट जो आईएएस जो वेबसाइट है, जो कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चलाती हैं, वो हर साल अपनी इस तरह की मैगज़ीन निकालती हैं ताकि जो परीक्षार्थी हैं, जो कि अभी अभी जिन्होंने तैयारी की शुरू की है या फिर जो पहले से तैयारी करते भी आ रहे हैं, उनका पूरा रिवीजन एक ही बार में हो जाए। और ये वो हर महीने अपनी जो मैगज़ीन है वो करंट अफेयर की निकालते ही हैं। साथ ही साथ वो जब प्रीलिम की परीक्षा आती है या फिर मेंस की परीक्षा आती है तो ये अपनी स्पेशल मैगज़ीन निकालते हैं। तो हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो यही स्पेशल मैगज़ीन है, जिसका हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक उठाया है। आर्ट एंड कल्चर वाली मैगज़ीन उठाई है और ये जो मैगज़ीन है उसको हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक टॉपिक है से 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज ये 15वां टॉपिक से हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये है रत्नागिरी रॉक कार्विंग्स। तो रत्नागिरी का नाम आपने सुना होगा। रत्नागिरी एक महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो रत्नागिरी ये एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। तो वहीं से ये न्यूज़ आ रही है कि अब न्यूज़ में क्यों है, एक्सपर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड लोकेशन फॉर ए मेगा ऑयल रिफाइनरी इन बरसू विलेज ऑफ महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए हुआ क्या है कि जो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर एक बरसू विलेज नाम से है, यानी कि वहाँ पर एक गांव है बरसू नाम से, जहाँ पर क्या होने वाला है कि एक सरकार ने वहाँ पर एक प्रपोजल रखा है या फिर यहाँ पर प्लान किया है कि यहाँ पर एक मेगा ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। मेगा ऑयल रिफाइनरी वही होती है जहाँ पर आप बोलते हैं कि कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है, ब्रेंड क्रूड ऑयल, आपने न्यूज़पेपर में नाम सुना होगा, या फिर आप जो रशिया से इतना तेल इंपोर्ट करते हैं तो वो क्रूड ऑयल ही करते हैं। तो उस क्रूड ऑयल को लाने के बाद हम लोग उसको रिफाइनिंग करते हैं। तो उस रिफाइनिंग के बाद जो हमें मिलता है वो होता है पेट्रोल, डीजल और इसके साथ साथ और भी केमिकल्स जो हमें प्राप्त होता है। तो उसी ऑयल को रिफाइन करने के लिए, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर बरसू विलेज में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर एक मेगा ऑयल रिफाइनरी लगाने जाने वाली थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक्सपर्ट्स थे और जो कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं इन सब मामलों में और जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने यहाँ पर चिंताएं जाहिर की है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगने वाला है वो इसके बहुत सारे खतरनाक या फिर दुष्प्रभाव होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इन दोनों के द्वारा कि इफ़ द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो जो रॉक कार्विंग्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब क्यों डिस्ट्रॉय होंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और केमिकल रिएक्शन होगा साइट पे। अब देखिए क्रूड ऑयल की रिफाइनरिंग होगी तो आप जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती ही हैं। हाँ, आजकल के ज़माने में ये है कि हम जिस इकोनॉमी में जी रहे हैं या फिर जिस तरीके की हमारी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर इसकी जो ज़रूरत है हमें वो बिल्कुल पड़ती है। जो ऑयल है या फिर कोयला है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या गैस है, हम अभी ज़ीरो कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट भी है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें ऑयल की ज़रूरत है। तो उसी ऑयल के रिफाइनिंग के लिए चूँकि यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर बनाया गया था कि बरसू विलेज में मेगा ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी, लेकिन उन पर चिंताएं जाहिर की है क्योंकि जो रॉक काविंग्स यहाँ पर पाई जाती हैं रत्नागिरी की जो बरसू विलेज के आसपास है या फिर पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो भी रॉक काविंग्स पाई जाती हैं वहाँ पर उनको नुकसान होगा इस चीज़ से। अब देखिए अब यहाँ पर जो रॉक काविंग्स के बारे में यहाँ पर जो पर्यावरणविद यहाँ पर जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रॉक कार्विंग्स के बारे में ही न्यूज़ है ये। अब देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यूनेस्को लिस्टिंग मेंशंस कोंकण जियोग्लिफ्स। अब देखिए जो रत्नागिरी में जो रॉक कार्विंग्स पाई जा रही हैं उनको यूनेस्को क्या बोलता है, उनको बोलता है कि ये कोंकण जियोग्लिफ्स है। आप जानते हैं कि कोंकण के इलाका क्या होता है, ये लगभग महाराष्ट्र से शुरू होकर ये गोवा और कर्नाटक का एरिया को ये कोंकण पूरा बोला जाता है। आपने सुना होगा कोंकण रेलवे भी है, तो वो इसी एरिया में चलती है। अब चूंकि यूनेस्को ने इसको किस नाम से बोला है, कोंकण जियोग्लिफ्स के नाम से इसको बोला है। हाउएवर एल्सवेयर द टर्म पेट्रोग्लिफ्स इज आल्सो यूज्ड, तो इसी चीज़ को कहीं पर पेट्रोग्लिफ्स भी बोला जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि जियोग्लिफ्स क्या होता है, पेट्रोग्लिफ्स क्या होता है आगे वीडियो में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्लस्टर्स ऑफ जियोग्लिफ्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कोंकण कोस्टलाइन इन महाराष्ट्र एंड गोवा स्पैनिंग अराउंड 900 किलोमीटर। अब चूंकि जो जियोग्लिफ्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं वो यहाँ 900 किलोमीटर के एरिया में लगभग पाए जाते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए मार्कर मेरा जा रहा है यहाँ पर,
इस एरिया में लगभग लगभग 900 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे, वहाँ पर ये पेट्रोग्लिफ्स या जियोग्लिफ्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हैज मोर देन 1500 pieces of such art also called कतल शिल्प spread across 70 sites। अब देखिए जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1500 से ज़्यादा ऐसी कलाकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो जियोग्लिफ्स है या फिर पेट्रोग्लिफ्स है या फिर जो रॉक कार्विंग जिसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। ठीक, अब इसको क्या बोला जाता है, इसको कतल शिल्प भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ को कतल शिल्प बोला जाता है। अगला पॉइंट है, यूनेस्कोज टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेंशंस 7 साइट्स विद पेट्रोग्लिफ्स इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए क्या होता है कि जो यूनेस्को है वो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है, जिसमें अगर किसी प्लेस को डाल दिया गया उस लिस्ट में, तो इसका चलते उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग वहाँ पर टूरिस्ट की जो संख्या वो बहुत ही तेज़ी से आने लगती है एज़ कम्पेयर टू, अगर अगर पहले उसको नहीं किया होता उसके कंपेरिजन में अगर उसको डाल दिया गया, तो चूँकि वर्ल्ड लेवल पे उसका मार्किंग हो जाता है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसके चलते वहाँ पर जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके चलते ये बोला जा रहा है कि उससे उसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चूँकि किसी भी चीज़ को अगर या फिर किसी भी साइट को अगर हमें यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डालनी है, तो उसमें आपको डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसमें सबसे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट निकलती है। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो टेंटेटिव लिस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, तब जाके टेंटेटिव लिस्ट से फिर आगे चल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के लिए वो चीज़ या फिर वो जो साइट है वो जाती है। तो अभी जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ऑलरेडी ये जो रत्नागिरी में जो पेट्रोग्लिफ्स हैं उसके 7 साइट्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जा चुके हैं, यानी एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अगर यही इन चीज़ों को और भी प्रमोट किया गया या फिर इन चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस और भी यूनेस्को को बताई गई, तो हो सकता है वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इन जगह का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या आगे आने लगेगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रॉक आर्ट का, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस रॉक आर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए यूनेस्को क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रॉक आर्ट इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मटेरियल एविडेंस ऑफ द कंट्रीज अर्ली ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब देखिए आप जानते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। पहले वो जो खाना खाते थे वो दोनों तरह के होते थे, चाहे जानवर को मार के खा लें या फिर आप बोल सकते हैं जो प्लांट है उनको मार के उनको काट के खाते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय वो जब उनके पास फ्री टाइम होता था तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे। तो क्रिएटिविटी कहाँ दिखाएंगे वो, तो क्रिएटिविटी दिखाते थे वो जो पत्थर मिलेंगे उन पे दिखाएंगे, क्योंकि जो पत्थर पे चीज़ें लिखी जाती हैं वो बहुत ही समय तक वो बिना किसी खराबी के या फिर बिना किसी डिस्टॉर्शन के वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पत्थर पर खींची हुई लकीर कितने समय तक चलती है, तो उनको भी इस चीज़ का पता लगा होगा कि अगर पत्थर पर कुछ लिखा जाता है तो बहुत समय तक रहता है। तो एज एन इंटरटेनमेंट या फिर कुछ भी टाइम पास के लिए उन्होंने और जो रॉक जो सरफेस रॉक्स है उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। तो पेंटिंग बना रहे हैं वो, तो पेंटिंग किस चीज़ की बनाएंगे, उस समय कोई बुर्ज खलीफा तो था नहीं, उस समय कोई हावड़ा ब्रिज तो था नहीं, तो वो बनाएंगे उसी चीज़ को लेके जो उनके जीवन में रिलेवेंट है। तो कहीं पर उन्होंने क्या बनाया, कहीं पर उन्होंने कोई पौधा बना दिया, कहीं पे वो हिरन को मारते हुए नजर आ रहा है उस चीज़ की पेंटिंग बना दी। तो इस तरीके की जो पेंटिंग है वो आपको पाई जाती है। अब चूंकि रत्नागिरी में भी ये पेंटिंग है तो वहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ओल्डेस्ट मटेरियल एविडेंस है ह्यूमन क्रिएटिविटी का। अब चूंकि पेंटिंग है तो वो एक क्रिएटिविटी है, तो ये सबसे पुराने जो एविडेंस है हमारे देश में, ये पूरे विश्व की बात नहीं हो रही, हमारे देश में जो सबसे पुरानी क्रिएटिविटी ह्यूमन क्रिएटिविटी जो आप देख सकते हैं वो उसमें ये शामिल है, ये रॉक आर्ट जो रत्नागिरी में पाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, रत्नागिरी रॉक आर्ट इज एविडेंस ऑफ द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द मेसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, टू द अर्ली हिस्टोरिक एरा। इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो रत्नागिरी की जो रॉक आर्ट है वो एविडेंस है किस चीज़ के, ये प्रमाण है कि मेसोलिथिक से लेके, जिसको मिडिल स्टोन एज बोला जाता है मेसोलिथिक, उससे लेके अर्ली हिस्टोरिक एरा तक जैसे भी जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर हुआ उसकी टोटल चेन या फिर टोटल एग्जिस्टेंस की जो पूरी एक मैप आप बोल सकते हैं, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, पहले कैसे रहते थे फिर बाद में कैसे रहने लगे। तो मेसोलिथिक से लेके अर्ली हिस्टोरिक एरा तक जो भी इसमें पैटर्न में चेंजेस हुए वो आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक साइट्स आर एमंग 3 इंडियन अट्रैक्शन दैट मे सून बिकम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स।
अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रत्नागिरी की जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं वो इंडिया के 3 अट्रैक्शंस के अंतर्गत शामिल होते हैं जिसको जल्द ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी रत्नागिरी में जो प्री हिस्टोरिक साइट पाए जाते हैं, तो वो जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं वो इतने पॉपुलर हैं या फिर इतने सिग्निफिकेंट हैं कि वो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनके जाने का रास्ता बिल्कुल मतलब एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उनको जल्द ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है यूनेस्को की उसमें शामिल किया जाएगा। अब ये क्या कौन कौन से साइट हैं रत्नागिरी में? एक है जिंगलेनजिरी, दूसरा है उसके बाद जो इनके साथ साथ है मेघालय का जो रूट ब्रिज आपने सुना होगा, लिविंग रूट ब्रिज, इसको भी जो यूनेस्को है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल करने की प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद श्री वीरभद्र टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में, वहाँ पर इसको कोशिश किया जा रहा है कि इस चीज़ को भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल करा लिया जाए। तो रत्नागिरी से भी जाएंगे तो रत्नागिरी में एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर प्री हिस्टोरिक साइट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर ये है, अनलाइक भीमबेटका एंड मिर्जापुर कामिंग्स नो सीन्स ऑफ एनिमल हंटिंग आर डिपिक्टेड है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मिर्जापुर भी जो कार्विंग पाई जाती है वो भी प्री हिस्टोरिक एरा की है, पुराने समय की है। भीमबेटका भी अपने जानते होंगे, भीमबेटका पेंटिंग, उसके साथ जो ये रत्नागिरी की पेंटिंग है तीनों पुराने समय की है, प्री हिस्टोरिक एरा और जो मिड स्टोन एज है उस समय की है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है तीनों में से नहीं, इन दोनों में बोल सकते हैं। एक तरफ भीमबेटका और मिर्जापुर एक तरफ, दूसरी तरफ रत्नागिरी, है तीनों एक ही एरा के। लेकिन जो भीमबेटका और मिर्जापुर कार्विंग्स है वहाँ पर क्या पाया जाता है कि एनिमल हंटिंग का वहाँ पर चित्र बनाया गया है। मैंने आपको बताया ना कि खाली समय में वो क्या करते थे, तो वो जो हंटिंग वगैरह करते थे उसकी फोटो वो बना देते थे, वो या फिर वहाँ पर पत्थर पे लकीरें बना के या फिर उनकी वहाँ पर एनिमल को डिपिक्ट कर दिया करते थे। अगर आज भी आप जाएंगे मिर्ज़ापुर घूमने तो वहाँ पर आपको इस तरीके की जो साइट है वहाँ पर है, और आप वहाँ पर घूम सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर भीमबेटका और मिर्ज़ापुर में वहाँ पर एनिमल को मारते हुए अगर वहाँ पर दिखाया जा रहा था, तो यहाँ रत्नागिरी में है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पर एनिमल हंटिंग को नहीं दिखाया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो रत्नागिरी की जो यहाँ पर आपको रॉक कार्विंग्स मिल रही है वहाँ पर एनिमल हंटिंग को नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि जो भीमबेटका और जो मिर्ज़ापुर पेंट कार्विंग्स है वहाँ पे एनिमल हंटिंग की वहाँ पे चित्र आपको पाए गए हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पर बेसिक डिफिनेशंस। अब देखिए पेट्रोग्लिफ्स मैंने आपको बताया था कि आगे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पेट्रोग्लिफ्स क्या होता है? पेट्रोग्लिफ्स जैसा कि नाम से आपको जाहिर है, पेट्रो मतलब होता है, आप बोल सकते हैं पत्थर, ठीक है, और ग्लिफ्स का मतलब होता है जो हम लिखते हैं। तो इस पे बोला जा रहा है कि जो जो चीज़ भी जो भी पत्थर पे स्क्रैच करके बनाया जा रहा है, रब करके बनाया जा रहा है, या फिर जो रॉक सरफेस है उस पर चिपिंग करके बनाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स। पिक्टोग्लिफ्स क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ्स आप जैसे कि पिक्टो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर। तो जहाँ पर पेंटेड रॉक सरफेसेज होते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ की एक तरीके से, आप पहले तो रॉक पेंटिंग बना दी आपने, उसका आपने आउटलाइन कर दिया, बॉर्डर बना दिया, जैसे कोई जानवर है तो पहले हम लोग किनारे किनारे बनाते हैं उसका, फिर उसमें हम लोगों ने पेंट कर दिया, तो वो एक तरीके से पूरा जीवंत हो उठता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। तीसरा है जियोग्लिफ्स। अब ये क्या है? ये लार्जर ग्राउंड मार्किंग्स है जो कि ट्रेंचिंग या क्लियरिंग अवे ऑफ रॉक से बनती है। अब जियोग्लिफ्स होता है क्या कि एक तरीके से ये भी पेट्रोग्लिफ्स ही होती हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल पे होती हैं, तो उसके चलते इसको जियोग्लिफ्स नाम दिया गया है। जियो से मतलब होता है भू, ठीक। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पर चलते हैं। यहाँ पर प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में है, और ये जो न्यूज़ है वो श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में वहाँ को लेके है, ठीक है। प्रसाद प्रोजेक्ट आप जानते हैं, प्रसाद जो प्रोजेक्ट है आपको उसके बारे में बताता हूँ। प्रसाद प्रोजेक्ट इसी गवर्नमेंट ने लागू किया है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ही लागू किया है। और इसमें क्या होता है कि जो तीर्थ स्थल है हमारे, हम जानते हैं कि पूरे भारत में हम कितने धार्मिक लोग हैं, और आपको भारत के किसी भी कोने में चले जाइए वहाँ मंदिर वगैरह, और जो जैन मंदिर हो, चाहे बौद्ध मंदिर हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे मस्जिद वगैरह वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो हमारे जो इंडिया में इतने लोग जो पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, या फिर जो अपने पैगंबर या फिर अपने जो तीर्थंकर हैं उनको मानते हैं, तो वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट साइट है वहाँ पर जाके विजिट करते हैं, और अपने जो अपनी जो कर्मकांड है या फिर जो पूजा पाठ है वो वहाँ पर करते हैं, ताकि उनको शांति मिले या फिर किसी भी पर्पज से वो करते हो।
तो जैसे कि प्रसाद प्रोजेक्ट उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है कि जैसे कि कोई भी तीर्थ स्थल है, जैसे कि आप विंध्याचल का नाम आपने सुना होगा, वैष्णो देवी का नाम सुना है आपने, या फिर गया का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि उस सिटी को डेवलप करेंगे और वहाँ पर इस तरीके से डेवलप करेंगे कि जो तीर्थ यात्री वहाँ पर आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सुविधा का वहाँ पर आभास हो, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी, उनको बेसिक कमी न नजर आए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विजिट कर सकें। और इससे क्या होगा कि टूरिज्म फैसिलिटी इंडिया में जो बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि यहाँ पर रेवेन्यू आएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो इसके चलते इस चीज़ को प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। अभी की न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए कि प्रसाद प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड एट द टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम है, आप अगर आंध्र प्रदेश के होंगे तो आपको शायद पता होगा, तो जो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम जो प्लेस है, ये टाउन है। तो वहाँ पर क्या किया गया है, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहाँ पर टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर का यहाँ पर ओपनिंग किया गया है। ठीक, अब देखिए इस मंदिर के बारे में हम लोग जान लेते हैं जहाँ पर ये ओपनिंग की जा रही है, श्रीशैलम टेम्पल। ठीक है, पहला पॉइंट, हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द डाइटी शिवा एंड गॉडेस पार्वती। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है मैप में, तो ये सब मंदिर जो है वो गॉडेस जो पार्वती हैं और डाइटी जो शिवा हैं उनको डेडिकेटेड है। यानी कि यहाँ पर शिव भगवान और जो माता पार्वती हैं उनकी वाइफ जो है, उनका मंदिर यहाँ पर श्रीशैलम में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज रिफर टू एज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द 18 महाशक्ति पीठास ऑफ गॉडेस पार्वती। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट है। 12 ज्योतिर्लिंग है और 18 महाशक्ति पीठ है। ठीक, अब 12 ज्योतिर्लिंग है तो उनमें से एक जो है वो श्रीशैलम में भी पाया जाता है। तो इसी की यहीं पर अभी क्या हुआ है कि जो प्रसाद प्रोजेक्ट के अंतर्गत है वहाँ पर टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर का यहाँ पर ओपनिंग किया गया है। तो चूँकि 12 यहाँ में 12 टोटल है, उसमें से एक यहाँ है तो 11 कहीं और है, जैसे कि उज्जैन में है एक काशी विश्वनाथ है, आपने नाम सुना होगा, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर है, और भी यहाँ पर इसी वीडियो लेक्चर में आपको आगे देखने को मिलेगा, वो सारे नाम इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पार्वती जी का जो 18 महाशक्ति पीठ है उसमें से यहाँ भी उसका भी एक है। तो एक सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि दोनों का, यानी कि पति पत्नी दोनों हैं, और ये जो हमारे शंकर भगवान है, माता पार्वती हैं, तो इन दोनों का जो पीठ है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक इनका और 18 महाशक्ति पीठों में से एक इनका, दोनों एक ही जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हियर पार्वती इज वर्शिप्ड एज मल्लिका एंड शिव इज वर्शिप्ड एज अर्जुन। अब देखिए रिप्रेजेंटेड बाई लिंगम। अब देखिए जो शिव भगवान है उनकी पूजा कहीं होती है तो अधिकांशतः ये वहाँ पर चांस है कि वहाँ पर उनका लिंग होगा। ठीक है, शिवलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस यहाँ भी जो है श्रीशैलम में भी जो है, आप मंदिर में जाएंगे तो यहाँ भी आपको कोई मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी शिव जी की, बल्कि वहाँ पर इनका जो लिंग होगा वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके का लिंग होता है। ठीक, और यहाँ पर जो पार्वती जी हैं उनका नाम यहाँ पर क्या होता है, मल्लिका। अब इस जगह पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो शिव जी हैं उनका नाम शिव नहीं है, यहाँ पर उनको अर्जुन बोला जाता है। जी आपने सही सुना, यहाँ पर जो है शिव जी जो है उनको यहाँ पर अर्जुन बोला जाता है, और जो माता पार्वती हैं उनको यहाँ पर मल्लिका बोला जाता है। तो इसी के चलते जो शिव भगवान है उनको यहाँ पर मल्लिकार्जुन भी बोल दिया जाता है कि मल्लिका के अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि देयर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम द सतवाहन डायनेस्टी विच प्लेसेस द टेम्पल टू बी एग्जिस्टेंट फ्रॉम द 2nd सेंचुरी। अब ये मंदिर कब से है, तो एक सातवाहन डायनेस्टी अपना नाम सुना है, जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें सातवाहन डायनेस्टी का नाम उसमें आता है। तो सातवाहन डायनेस्टी के इतिहास को हम लोग देखते हैं तो उसमें इस मंदिर का जिक्र आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो मंदिर है वो 2nd सेंचुरी AD से एग्जिस्ट करती है, यानी कि आज से लगभग 1800 साल पहले, आज से 1800 साल पहले से इस मंदिर का अस्तित्व है। अगला पॉइंट है मोस्ट मॉडर्न एडिशंस वेयर डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हरिहर फर्स्ट ऑफ द विजयनगर अंपायर। अब देखिए विजयनगर अंपायर से भी इसके थोड़े से आपको फैक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो विजयनगर किंगडम था उसमें जो हरिहर राजा थे, हरिहर प्रथम, उन्होंने क्या किया था, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई थी। इसमें जो आजकल के जो नए आपको लुक देखने को मिल रहा है उसमें हरिहर प्रथम नहीं, वो जो लुक है वो या फिर जो एडिशन है वो करवाया था। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो कुतुब मीनार है उसको शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है,
तो इल्तुतमिश के द्वारा जब किया गया था, उसको बाद में किसको उसने उसमें एडिशन भी कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसने एडिशन कराया था। तो आप देखते हैं कि जो विजयनगर अंपायर में भी कि जो ये हरिहर प्रथम जो राजा हैं, उन्होंने भी इस तरीके से मॉडिफिकेशन कराई थी। ठीक है, और सॉरी इसमें मैंने उल्टा बोल दिया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने जो है वो शुरुआत किए थे और इल्तुतमिश ने उसको फिर पूरा किया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी शायद उसमें एडिशन कराया था। अब देखिए प्रसाद स्कीम के बारे में जानते हैं। प्रसाद स्कीम क्या है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है फुल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, तो आप एक तरीके से एक बार नजर डाल सकते हैं कि इसमें पी से होता है पिलग्रिमेज, आर से रिजुवेनेशन और एस से होता है स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, इसमें इस ए का कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ जो कि प्रसाद है सो वो हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, खासकर धार्मिक जो इसका जो अर्थ है वो प्रसाद का आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसको बस नाम देने के लिए इसमें बस ए को नहीं रखा गया है, बाकी इसका मीनिंग बना लिया गया है कि पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। दिस स्कीम फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रसाद स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी इंडिया में जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और उनको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि वहाँ पर जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो हर साल आएँ या फिर अपने जो आगे है प्रोग्राम वो आगे चालू रखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो टूरिज़्म है वो हमारे देश में बढ़ेगा। और टूरिज़्म ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत ही लोगों को रोजगार मिलता है। जहाँ पर भी देखते हैं आप मंदिर होता है तो वहाँ पर छोटा छोटा मंदिर भी है, तो वहाँ पर आपको आसपास में ठेले वगैरह मिल जाएंगे, या फिर वहाँ पर मेले लगते हैं कभी कभी कभी, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। और चूँकि टाउन में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि आप काशी विश्वनाथ की बात कर लें, तो पूरा का पूरा बनारस जो है वो लगभग लगभग काशी विश्वनाथ के ऊपर टिका हुआ है। वहाँ पर जो ट्रैफिक आता है या फिर जो टूरिज्म आता है वो इसी को देखने आते हैं, जो वहाँ पर गंगा घाट है या फिर कोई भी मलुका जो मणिकर्णिका घाट है, और बहुत सारे घाट हैं वहाँ पे, और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, तो उसी के ऊपर पूरा बनारस टिका हुआ है। उसी तरीके से आप उज्जैन में जाते हैं तो वहाँ महाकालेश्वर है, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, तो अधिकतर इसी पर्पज से जाते हैं कि वहाँ पर हम महाकालेश्वर के दर्शन कर सकें। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत में टूरिज्म है वो अधिकतर रिलीजियस पर्पज से भी लोग बहुत करते हैं, तो उसके चलते ये इसको अगर वहाँ पर यात्रियों को सुविधा होगी तो वो आगे भी प्लान करके आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो अब यहाँ पर आर्टिकल है वो है भद्रचैलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो भद्रचैलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के ऊपर ये अगला आर्टिकल है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर ले किया है। कहाँ पे, जो भद्रचैलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जो तेलंगाना के भद्रचैलम में पड़ता है, वहाँ पर भी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पर वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो अभी हमने आंध्र प्रदेश का नाम सुना था, उसमें श्रीशैलम था। उसके बाद तेलंगाना का जो भद्रचलम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ भी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया किस चीज़ के लिए, ताकि वहाँ पर पिलग्रिमेज फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड किया सकें। वही चीज़ है श्रीशैलम में भी, उसी चीज़ के लिए वहाँ पर इनोग्रेशन किया गया था और वही चीज़ यहाँ पर भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल इन भद्रचलम इज ए हिंदू टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम लोकेटेड इन तेलंगाना इंडिया। अब देखिए नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर एक मंदिर है, जो भद्रचलम जो तेलंगाना में जो जगह पड़ती है वहाँ पर एक मंदिर है। ये आप मंदिर आप फोटो में देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कितने सारे मंदिर है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो लॉर्ड हमारे जो भगवान राम हैं और उनकी जो पत्नी है सीता, तो यहाँ पर उनका मंदिर है। ठीक है, द एरिया इज कॉल्ड भद्रचलम एंड इज द वेन्यू ऑफ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन रामनवमी डे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी रामनवमी आती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्सव से यहाँ पर इसकी तैयारी की जाती है और बहुत उत्सव से यहाँ पर मनाया जाता है। रामनवमी के जो दिन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस मंदिर के लिए, ये इसके लिए फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं रामनवमी के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस दिन की जो रामनवमी का दिन है उस दिन क्या होता है, यहाँ पर जो भगवान राम है और उनकी जो पत्नी है सीता, उनका यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी मनाया जाता है।
यानी कि जैसे आप जानते हैं कि कई सारी जो जगह है हमारे, वहाँ पर अगर नाटक वगैरह भी होते हैं या फिर कहीं मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो महाशिवरात्रि है उसमें शिव भगवान का बारात निकाला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भद्राचलम जो जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि जो लॉर्ड राम है और जो माता सीता है उनकी यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वही है, ये लोकेटेड कहाँ पे, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। अब ये जो भद्राचलम जो जिस टेम्पल की बात हो रही है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर मैप में आप देखने को मिल सकता है, शायद ये नदी ही है। तो ये जो मंदिर है ये गोदावरी रिवर के किनारे बेस्ड है। और यहाँ पर क्या है, ये जो मंदिर बना हुआ है ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है और जिसमें मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो ये पॉइंट मैं घेरा मार रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुगल आर्ट का भी इन्फ्लुएंस मिलता है और ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। तो द्रविडियन आप जानते हैं हमारे यहाँ मंदिर बनाने के तीन जो हैं वो टोटल शैलियाँ हैं, तीन शैलियाँ हैं, जिसमें एक है आपका नागर, दूसरा है वेसार और तीसरा है द्रविडियन। ठीक। तो जो विसार है वो नागर और जो द्रविड़ शैली इन दोनों को मिला के विसार शैली का निर्माण होता है। ये जो है वो साउथ इंडिया में पाई जाती है, ये जो है वो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है और ये जो है मिसलेनियस जगहों पे पाई जाती है जिसमें दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुगल आर्ट का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रीलिम्स में इसी तरीके से फंसाया जाता है कि हाँ यहाँ पर क्या मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जहाँ तक नोटिस कर पा रहा हूँ, ये जो मंदिर ग्रुप है यहाँ पर जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। तो ये जो पूरा, सॉरी, ये जो आपको मंदिर का जो ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो मंदिर के, इसमें मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये जो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ऊपर शिखर दिख रहे हैं ये मुगल आर्ट से इन्फ्लुएंस हमको लग रहे हैं। तो इसी चलते यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 17th सेंचुरी बाय भक्त रामदासु। अब देखिए बोला जा रहा है कि इसकी जो बनाया कब गया था इस मंदिर को, तो ये आज से 300 साल पहले बनाया गया। जिस किसने बनाया इसको, भक्त रामदास ने इसको बनाया था। तो ये जो श्री सैलम वाला जो टेम्पल था उसकी तरह उतना पुराना नहीं है, वो तो 1800 साल पहले पुराना था, जबकि ये जो टेम्पल है ये सिर्फ 300 साल पुराना है। ठीक है। जिसको बनाया था भक्त रामदास ने, भक्त रामदास ने इसको बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो ये है रोसेटा स्टोन। अब ये रोसेटा स्टोन क्या है, ये देखिए आप, रोसेटा स्टोन। ठीक है। इसके ऊपर न्यूज़ है, रोसेटा स्टोन इज ए लार्ज स्टोन स्लैब विद इंस्क्रिप्शंस ऑन इट एंड इट इज बिलीव्ड टू बी ए पीस ऑफ बिगर रॉक। अब देखिए एक रोसेटा स्टोन है जिसका नाम है रोसेटा स्टोन। तो वो क्या है कि बहुत बड़ा पत्थर है और ये जो पत्थर ये माना जाता है कि ये और भी बड़े पत्थर का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा चट्टान होगा उससे टूट के ये रोसेटा स्टोन बना होगा और उस पर क्या है, इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब इंस्क्रिप्शन कब लिखी जाती है, आप जानते हैं कि पुराने समय में इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते थे, जैसे कि आपने अशोका का नाम सुना होगा, तो वही इंस्क्रिप्शन लिखवाता था। तो इसमें क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि उसमें कोई कॉन्वे या फिर उसमें एक डिग्री होती है या फिर एक पब्लिक मैसेज होता है। आप जानते हैं अशोका ने अपने बारे में क्या क्या वहाँ पर उसमें जो 14 उसके इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं उसमें क्या क्या लिखा था उसने, कि कैसे राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए और उसमें कहाँ कहाँ पर उसने इंस्क्रिप्शन बनाए, वो सारी जो डिटेल है आपको पता होनी चाहिए। तो उसी तरीके से इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ भी पाई जाती है। और इसमें देखिए खास बात यह है कि यहाँ पर जो रोसेटा स्टोन है उसमें जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो 3 इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। आप समझ सकते हैं, एक ही स्टोन है और उस पर इंस्क्रिप्शन जो लिखे गए हैं वो 3 भाषाओं में लिखे गए हैं या फिर 3 लिपियों में लिखे गए हैं। सॉरी, लिपि देखिए, लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, कितने लोगों को नहीं पता होता, या फिर पता भी होता है तो उतना उसके बारे में क्लियरिटी शायद नहीं होती। तो मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। लिपि देखिए क्या है, अब मैंने लिखा, जैसे कि नाम लिखा मैंने रोहन, तो ये जो रोहन है इसकी जो लिपि है क्या वो है देवनागरी, यानी कि हम इसको हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें लिख रहे हैं, हिंदी भाषा नहीं देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। अब इसी को मैं अगर रोमन स्क्रिप्ट में लिखूँ तो यही चीज़ है, रोहन ये भी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये क्या है कि ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है, यानी कि इसको जो लिखने का ढंग है वो रोमन है।
पढ़ने को हम इसको भी रोहन पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। और अगर उर्दू में, मैं सॉरी अगर मैं उर्दू नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मान लिया कि कुछ कर रहा हूँ, जैसे कि उर्दू मान लिया कुछ इस तरीके से लिखा होता है या फिर अरबी इस तरीके से लिखी होती है, तो उसमें क्या होता है कि अब देखिए ये भी रोहन पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, ये भी रोहन है, ये भी रोहन है, तो इसी को स्क्रिप्ट बोला जाता है कि पढ़ने को तीनों एक ही है, यानी कि इसका मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन जो लिखने का ढंग है वो अलग है। तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि रोहन यहाँ पर लिखा गया है वो क्या है। अब भाषा क्या होती है, जैसे एयर, एयर और हवा। अब देखिए जो एयर बोलेंगे तो इसमें हिंदी में कोई एयर नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी भाषा में। आप बोलेंगे मैं एयर कर रहा हूँ, क्या होता है एयर कर रहा हूँ, नहीं, ये इंग्लिश का शब्द है। जबकि मैं हवा भर रहा हूँ तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ हवा जो है हिंदी भाषा का शब्द है। हवा जो है आपको इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेगा, हवा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा वाला ही, सॉरी इंग्लिश में। और एयर जो है वो आपको हिंदी में नहीं मिलने वाला, तब समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, दिस इज सिमिलर टू हाउ इन एंशिएंट इंडिया किंग स्तंभs or edicts that had messages of a Buddha teachings and news about victory in a war inscribed। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे इंस्क्रिप्शन में होता है उसी तरीके से में भी पाया गया है। जैसे अशोक अपने स्तंभ वगैरह लिखवाता था ना, और जो रॉक एडिक्ट है वो लिखवाते थे, उसी तरीके से ये भी जो है वो उसी तरीका का एक जो है वो रॉक एडिक्ट आप मान सकते हैं इंस्क्रिप्शन जिस पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, किसी किसके बारे में लिखा गया है, वही कोई पब्लिक मैसेज होगा कि भाई राजा का जो दायित्व ये है वो, या फिर जो पब्लिक का जो दायित्व है वो ये है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा होगा, किसी जो जिस चीज़ को फॉलो करता होगा राजा, या फिर जो उस राज्य का धर्म होगा अधिकतर, तो उसके बारे में वो पॉपुलर करेगा। जैसे कि अशोका ने क्या लिखवाया, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखाया, तो हो सकता है कोई और राज्य शैव धर्म को फॉलो करता होगा, तो वो शिव धर्म के बारे में इंस्क्रिप्शन में अपने लिखवाएगा, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है रोसेटा स्टोन का, इट होल्ड्स द की टू अंडरस्टैंडिंग इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स। तो यहाँ पर क्या है कि इसको जो मदद की, ये जो रोसेटा स्टोन है इसको पढ़ के हम लोग इजिप्शियन जो हीरोग्लिफ्स हैं उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। आप जानते हैं कि हिस्ट्री जब पढ़ी जाती है तो उसमें बहुत सारे जो सोर्सेज है उसको कंपाइल करके उससे लिंकेज ढूंढी जाती है। तो जब रोसेटा स्टोन को पढ़ा गया तो इससे पता चला कि इससे इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स के बारे में भी जानकारी इसमें मिलती है, उसको समझने में आसानी होती है। आर्कियोलॉजिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है आर्कियोलॉजिकल तरीके से, तो ये जो है ये 2000 साल पुराना है, ये इसका सिग्निफिकेंस है कि छोटा मोटा पुराना आज का रॉक नहीं है, ये 2000 साल पुराना रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है महाकालेश्वर टेम्पल को लेके। हमने अभी दो मंदिर ऐसे ही डिस्कस कर लिए हैं, अब ये महाकालेश्वर जो मैंने नाम लिया था अभी वो उसके ऊपर भी न्यूज़ है। अब देखिए क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, महाकालेश्वर जो टेम्पल कॉरिडोर है ना उसका अभी इनोग्रेशन हुआ है, अभी इसका क्या हुआ है उद्घाटन हुआ है। महाकालेश्वर जो टेम्पल है ये उज्जैन में पड़ता है, तो इसका महत्व क्या है, इट विल हेल्प मेक उज्जैन द सेंट्रल नोड फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस टूरिज्म टू कनेक्ट पीपल विद कल्चर एंड ट्रेडिशंस, क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज सिटीज इकोनॉमी। तो वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था समझा के कि रिलीजियस अगर टूरिज्म बढ़ता है तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि बहुत सारे जो लोग अलग अलग देश से आते हैं, यहाँ तक कि हमारे अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक समझ पैदा होती है दूसरे को समझने की, यहाँ पर एक नज़रिया मिलता है, दूसरे के कल्चर को देखने का एक मौका मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे इंडिया की जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होता है कि हम सब भारतवासी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लेवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटा छोटा मंदिर के आसपास भी ठेले वगैरह मिल जाएंगे आपको, गुमटियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर पान वगैरह या फिर आप बोल सकते हैं खिलौने वगैरह के लोग बेचने आते हैं। तो बड़े बड़े मंदिरों में तो ये पूरा 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 सिटी ही उस पर बेस्ड होता है, पूरा इकोनॉमी सिटी का जो है वो उस खास टेम्पल के ऊपर निर्भर होता है। जैसे मैंने आपको बताया जो बनारस है वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो काशी विश्वनाथ है उसका सेंट्रल चीज़ है, वहाँ पर सारनाथ भी है। और साथ ही साथ आप यहाँ उज्जैन का जब बात करें तो वहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल के लिए उज्जैन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ लोग आते हैं। लेकिन जो महाकालेश्वर टेम्पल के कारण जो लोग आते हैं उसकी भी संख्या अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं, जो महाकालेश्वर टेम्पल है जो महाकालेश्वर जो टेम्पल है ये 1 ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स है। मैंने आपको अभी भी वीडियो में बताया था पिछले वाले में, जो कि हम लोगों ने श्री शैलम वाला जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये बताया था कि टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
उसमें से एक जो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम था वहाँ पर था। वहाँ पर 18 महाशक्ति पीठ हैं जो भारत में, उसमें से एक महाशक्ति पीठ भी वहाँ पर पाई जाती है। तो महाकालेश्वर भी जो है वो एक तो श्रीशैलम में था, दूसरा आप मान सकते हैं कि यहाँ पर महाकालेश्वर में भी एक ज्योतिर्लिंग पाई जाती है। बाकी बचे 10 के नाम भी आगे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि गुजरात अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ज्योतिर्लिंग वहाँ पर पाए जाते हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। ये वहाँ पर जैसे काशी विश्वनाथ है उसी तरीके से सोमनाथ भी है, नागेश्वर भी है। फिर तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर रामेश्वर आपको देखने को मिलता है। झारखंड आप जाएंगे तो वहाँ पर बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ हैं। जो वाराणसी है वहाँ पर काशी विश्वनाथ है और भीमशंकर हैं। जो वाराणसी में आपको सिर्फ काशी विश्वनाथ है, उसके बाद भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर और ग्रीष्णेश्वर, ये 3 है जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर जो है एमपी में, वो ज्योतिर्लिंग है। और मल्लिकार्जुन जो अभी हमने डिस्कस किया है श्रीशैलम वाला, जहाँ पर जो मल्लिका है वो किसका नाम है, पार्वती जी का, और अर्जुन जो नाम है वो शिव जी का। तो वहाँ पर ये पाया जाता है। उज्जैन सिटी प्रीवियसली नोन एज अवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम जो है वो अवंतिका है, आपने हिस्ट्री किताब में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो है वो लोथल के ऊपर है। लोथल नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लोथल, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में NMHC बोल सकते हैं, इज बीइंग बिल्ड एट गुजरात लोथल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुजरात का जो लोथल है आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोर्ट था और एक इम्पोर्टेंट सिटी था। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब लोथल के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है लोथल का, तो लोथल का वही मीनिंग होता है जो कि मोहनजोदड़ो का होता है। लेकिन अंतर ये है कि लोथल जो है वो गुजराती का शब्द है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी का शब्द है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं के, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ, डेड, डेड का मतलब होता है मृत। तो ये डेड जो है वो इंग्लिश का शब्द है, ये मृत जो है हिंदी का शब्द है, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि मरा हुआ। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर गुजराती में जो लोथल का शब्द है वो वही है जो कि मोहनजोदड़ो का मतलब है सिंधी में, यानी कि माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ठीक, दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है, लोथल वाज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए लोथल का यहाँ पर अगर आप लोकेशन देखें तो ये यहाँ पर लोथल है, जो मैप में आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये आपका लोथल है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बंदरगाह है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ से समुद्र की रोड निकलती है। तो यहाँ पर ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे है जहाँ पर लोग आते थे इस तरफ से, और यहाँ पर लोथल में जाके व्यापार करते थे। ठीक है, और यहाँ से फिर और भी जगहों पे व्यापार होता था। ठीक है, तो लोथल यहाँ पर सदर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट, ये सबसे सदर्न मोस्ट नहीं है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र में भी जो हड़प्पा के काल है या फिर हड़प्पा के जो सिटी वो पाए जाते हैं। तो ये क्या है, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट है, यानी कि है तो दक्षिण में ही, आखिरकार ये दक्षिण में ही है, यहाँ से शुरू होता है। ये जो हड़प्पा का जो ये पूरा मैप है वो यहाँ से लगभग लगभग शुरू होता है, और इतना बड़ा एरिया में जो है वो हड़प्पा फैला हुआ है। मैंने यहाँ पर सर्कुलर टाइप का दिखाया, लेकिन जो हड़प्पा का मैप है एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके का होता है। टोटल अगर देखें ट्रायंगुलर है। तो ये जो हड़प्पा का जो ये जो पूरा सर्कल आप देख सकते हैं, इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ था वो। तो उसमें जो अगर लोथल का आप देखें तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो साउथ में देखेंगे तो लोथल साउथ का एक सिटी है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है द पोर्ट सिटी इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ड इन 2200 BC। अब ये जो पोर्ट सिटी है वो आज से कितने साल पहले बनी है, 2200 साल पहले? नहीं नहीं, यहाँ 2200 BC है। 2200 BC का मतलब होता है 2200 साल पहले वाले, और अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023। ये हो गया आपको 4243 साल पुराना ये सिटी है। इस समय ये एग्जिस्ट करता था। अब ये फिर, अब चूंकि ये समुद्र किनारे है तो क्या होगा, पहले से जो व्यापार होता था वो समुद्र किनारे से रास्ते से होता था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, और यहाँ पर बंदरगाह था। अब जहाँ जाएगी यहाँ पर लगेगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर बंदरगाह बन गया ये, और चूंकि यहाँ पर व्यापार होता था इसलिए यहाँ पर ये ट्रेड सेंटर भी था। लोथल वाज आल्सो नॉमिनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए जो लोथल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ लिया गया है 2014 में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन।
यूनेस्को क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वो लोथल जो है वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल है, तो बिल्कुल सही, ये 2014 में शामिल किया गया है। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर रिसेंटली दे देंगे। क्या रिसेंटली है? नहीं, रिसेंटली नहीं है, 2014 में हुआ है। According to the Archaeological Survey of India, Lothal had the world's earliest known dock, connecting the city to an ancient course of Sabarmati rivers. अब देखिए, लोथल में एक यूनिक चीज़ पाई गई है। इसकी खासियत ये है कि ये सब वर्ल्ड का सबसे अर्लीस्ट नोन डॉक है। डॉक का मतलब जहाँ पर जहाजें वगैरह रुकती हैं, तो पुराने विश्व का सबसे पुराना है नोन डॉक। यानी कि बहुत जितने भी आज तक डॉक जाने गए हैं, जहाँ पर बंदरगाह जाने गए हैं पूर्व हिस्ट्री में, तो लोथल जो है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉक है, जो कि आज से लगभग 4200 साल पुराना ये डॉक आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता था, यहाँ पर चूँकि इसकी लोकेशन है मैंने आपको बताया, और यहाँ से साबरमती रिवर का भी एक कोर्स जाता था, और ये मैंने बहुत दूर तक फैला दिया, आखिर गुजरात यहीं तक है। ये आपका गुजरात, ये तो यहाँ पर मान लिया कि मैं दूसरे कलर को पिक कर लेता हूँ। अगर मान लिया यहाँ पर अगर लोथल है, तो यहाँ गुजरात का जो और भी एरिया है, यहाँ पर गुजरात के यहाँ पर आपको इस लोथल के जरिए यहाँ पर व्यापार और भी जगहों पे होता था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं, जिसके चलते ये न्यूज़ में आया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोजेक्ट है वो मार्च 2022 में शुरू हुआ था। इसमें क्या है, बहुत सारे सेवरल इनोवेटिव फीचर्स होंगे। यानी कि देखिए नाम से ही जाहिर है कि ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समुद्र से रिलेटेड। हेरिटेज का मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वो। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक जगह जोड़ी गई हैं, ठीक है। और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे समुद्र से रिलेटेड जो हेरिटेज है उसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो इसको मार्च 2022 में शुरू किया गया था। इसमें बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मिनी क्रिएशन है, लोथल मिनी क्रिएशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो हड़प्पा की जो आर्किटेक्चर है, यानी कि हड़प्पा के जो सिटी कैसे बने थे, टाउन कैसे बने थे, उसका आर्किटेक्चर या फिर मूर्तियाँ कैसे बनती थी, उसका आर्किटेक्चर और लाइफ स्टाइल जो है वो इमर्सिव टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाएगा। इमर्सिव टेक्नोलॉजी के द्वारा दिखाया जाएगा। इमर्सिव टेक्नोलॉजी क्या होती है कि उसमें आपको जब दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सामने हो रहा है हमारे, बिल्कुल एक तरीके से उसमें हम लोग एक तरीके से उसको फील करने लगते हैं। यहाँ पर 4 थीम पार्क भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक है मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवलिक थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। 4 थीम पार्क बनाए जाएंगे, और इसके साथ साथ हड़प्पा की जो आर्किटेक्चर और लाइफ स्टाइल है उसको इमर्सिव टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर लोथल का जो मिनी क्रिएशन है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। इट विल हाउस द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम यहाँ पर बनेगा। अब देखिए, चूंकि ये लोथल जो है वो एक पोर्ट टाउन था, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि ये समुद्र किनारे बसा हुआ था, मैप में दिखाया था आपको। तो और भी जो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है, जहाँ पे जो टाउन्स हैं वो जो समुद्र किनारे बसे हुए उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि एक बालाकोट भी है, वो लोथल की तरह ही है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। फिर खिरसा है जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में पड़ता है। उसके बाद कुंतासी है। तो जैसे लोथल समुद्र किनारे बसा हुआ है, बालाकोट, खिरसा और कुंटासी भी आपको समुद्र किनारे बसे हुए हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है, मोहनजोदड़ो ए ग्रुप ऑफ मॉड्स एंड ड्यून्स इज ए 5000 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर ऑफ द सिटी ऑफ सुकूर। अब देखिए, ये जो मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा, हड़प्पा का जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, या फिर जो पहले नंबर पे मान सकते हैं। हड़प्पा चूँकि पहले बार खोज हुआ था इसलिए वो ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन हड़प्पा से ज़्यादा शायद बड़ा सिटी जो है वो मोहनजोदड़ो है। आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इन दोनों बात में कौन सी सही है, कि हड़प्पा सबसे बड़ा टाउन है या फिर मोहनजोदड़ो, ठीक। तो मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है, ये 5000 साल पुराना टाउन है। 5000 साल पुराना टाउन है, जो कि सिटी ऑफ सुकूर, आज का जो सिटी ऑफ सुकूर है, यानी जो सुकूर नाम का शहर है, वहाँ से ये 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। और सुकूर नाम का जो सिटी है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में आजकल पड़ता है। ये जो मोहनजोदड़ो का एरिया है पूरा, ये मोहनजोदड़ो का ही यहाँ पर पिक लगा हुआ है। ये आजकल के पाकिस्तान में पड़ता है। आज़ादी से पहले ये हमारे पास था, पाकिस्तान में फिर चला गया। Known to be a model planned city of the ancient civilization, the houses
हेयर हैड बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। अब यहाँ पर क्या है, इस जो सिटी है उसकी खास बात यह है कि ये प्लांट सिटी था, यानी कि इसको जैसे तैसे नहीं बनाया गया था जैसे आजकल के हमारे अधिकतर शहर है। 90% जो हमारे शहर है वो अधिकतर अनप्लान्ड है। वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर गली शुरू होती है कहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जो मेन बात थी और उसमें खासकर जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ये 5000 साल पुराना होते हुए भी प्लांट सिटी था। आज तक हम प्लानिंग नहीं करें अपनी सिटी। दूसरी बात है कि यहाँ पर हाउसेज हैड बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। अब सोचिए आज से 5000 साल पुराना कोई जगह है और वहाँ पर आपको घर घर में बाथरूम, टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है। टॉयलेट की तो बात ही मत करो भाई, बाथरूम तो है ही है। आज 2014 से पहले हर घर में टॉयलेट भी नहीं थे। 2014 के बाद जब स्वच्छ भारत अभियान चला, उसके बाद आज स्थिति ये है कि लगभग 90, फुल तो नहीं बोलूँगा, अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ODF करते हैं, लेकिन 90% प्लस जो केस है पूरा, जो ये भारत का स्थिति है वो है ODF फ्री, यानी ओपन डिफेकेशन फ्री। यहाँ पर अब लोग खुले में शौच नहीं करते, और ये चीज़ जो है वो मोहनजोदड़ो वालों ने 5000 साल पहले ही कर लिया था। इसीलिए इनको पढ़ना चाहिए, हमें कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात बोली जा रही है, द sheer size of the city and its provision of public buildings and facilities suggest a high level of social organization। अब सोचिए कोई सिटी है 5000 साल पहले, 5000 साल पहले तो आदमी ठीक से लिख नहीं पाता था। आप हड़प्पा की काल देख लें, उसमें जो आज तक लिखी गई है वो हमें आज तक नहीं समझ में आई। लिखी गई होंगी और लिखी गई हैं, और वो लिखी गई इस भाषा में कि वो हम आज तक उसको समझ नहीं पाए हैं। वो अधिकतर जो लिखी गई है आपने पढ़ा होगा कि वो पिक्टोग्राफिक पिक्चर में लिखी गई, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखी गई, यानी कि वहाँ पर चीज़ों को जो है वो पिक्चर के जरिए समझाया जाता था। तो वहाँ पर क्या है मोहनजोदड़ो में कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग और फैसिलिटीज आप देखने को मिलता है, जैसे कि आपने ग्रेट बाथ का नाम सुना होगा, जहाँ पर एक स्विमिंग पूल टाइप का था। ठीक है, इधर से सीढ़ी थी, इधर से सीढ़ी थी, और ये पूरा प्लास्टर वाला था। और यहाँ पर अगल बगल में कुएँ थे और चेंजिंग रूम्स थे, जहाँ पर लोग रूम चेंज, कपड़े वगैरह चेंज करते थे। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़े बड़े ओकेजन होते थे तब यहाँ पर लोग शायद यहाँ पर आके रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक प्लांट सिटी है, पहला बात तो ये प्लांट सिटी है। दूसरा बात की है कि यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। तीसरा बात कि यहाँ पर हर घर में बाथरूम, टॉयलेट और फैसिलिटीज़ हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उन्नत किस्म की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे हर तरह से प्लानिंग करके और बिल्कुल जो प्लान तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था सिटी को। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे वो सोशली ऑर्गेनाइज थे, यानी कि उनके को जो कंट्रोल थे वो किसी न किसी तरीके से वो कंट्रोल थे। अब चूंकि उसके राजा का नाम नहीं पता हमें कि उस समय कोई राजा था या नहीं था, लेकिन इस तरह की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सोच सकते हैं आप जो 13 लाख, लगभग 13 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उस एरिया में, इतना बड़े एरिया में ये पूरा जो हड़प्पा सभ्यता वो पाया जाता है। तो इतने बड़े एरिया में चूंकि वहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग फैसिलिटीज़ हैं और जो इतने बड़े ग्रिड लेवल पे ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए वहाँ पर शहर बसाए गए हैं, तो उसमें जब ये चीज़ पाई जाती है तो इससे ये चीज़ हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत थी कि उतने पुराने समय में भी ये सारी जो चीज़ थी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर इट्स एक्सकेवेशन स्टार्टेड इन 1921 एंड कंटिन्यूड इन फेजेस टिल 1964-65। अब देखिए इसकी जो खुदाई शुरू हुई थी 1921 में शुरू हुई थी, और ये कब तक चली, 1964-65 तक चली। अब चूंकि ये पाकिस्तान में पड़ गया है तो इसलिए हम लोग खुदाई तो कर नहीं सकते, वहीं के लोग वहाँ की खुदाई करते हैं। तो लगभग 40 सालों तक इसकी खुदाई हुई और उसके बाद इस शहर के बारे में अच्छे से पता चल पाया। Mohenjo-daro is considered the most advanced city of its time with sophisticated civil engineering and urban planning। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंगें हैं और उसके साथ साथ घर जो है वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय का ये मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इट्स टाइम था। अभी के हिसाब से भी तुलना कर लें तो हम लोग के भी कई शहर इससे पीछे छूट जाएंगे। मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ द करेंट टाइम भी बोला जा सकता है। अगर मोहनजोदड़ो वाला आज तक अगर कंटिन्यू करते तो पक्का अमेरिका से भी आगे होते। When the Indus Valley civilization went into sudden decline around the 19th century BC, Mohenjo-daro was abandoned। अब देखिए क्या हुआ कि किसी कारणवश, जैसे कि सुनते हैं कि बाढ़ आ गई तो वहाँ पर, या फिर सूखा आ गया था, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया था, या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ पर किसी का आक्रमण हो गया था, या फिर आपसी फूट हो गई थी, या फिर वहाँ का राजा मर गया, या फिर कोई कलह हो गई,
जिसके चलते ये सभ्यता डिक्लाइन कर गई। कारणों का कुछ डिटेल पता नहीं चला है, तो किसी वजह से डिक्लाइन हुई, तो उसके चलते क्या हुआ, फिर मोहनजोदड़ो भी धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उसको छोड़ दिया उस टाउन को, और कहीं कहीं और जाके बसने लगे। तो इसके चलते इस शहर का है वो पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया इतने अच्छे शहर का। इसके साथ साथ उसकी जो सभ्यता थी वो भी खत्म हो गई। उस तरीके की प्लानिंग आज तक हम लोग नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है जो न्यूज़ है वो है मार्तंड टेम्पल के ऊपर। ये कश्मीर में एक मंदिर है, मार्तंड टेम्पल। ASI had objected to the Navgarh अष्टमंगलम पूजा ऑन द प्रीमिसेस ऑफ मार्तंड टेम्पल एज इट इज ए हेरिटेज साइट। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि 1861 में बनाई गई थी कनिंघम के द्वारा, तो वो क्या है, उसने क्या किया है कि अभी ऑब्जेक्शन किया है किस चीज़ के ऊपर। कश्मीर में एक मंदिर है, आपको देखने को मैप में ये आपको मंदिर दिख रहा है, ठीक है। इस मंदिर के आसपास जो है वो लोग पूजा करने आते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि चूंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज, एक हेरिटेज साइट बन गया, सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, ये हेरिटेज साइट है, ये साइट के द्वारा माना गया है, और यहाँ पर इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, ताकि ये इतना पुराना मंदिर है, कितना पुराना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 725 से 753 AD, यानी कि आज से लगभग 1300 साल पुराना ये मंदिर है। क्योंकि लोग जानते हैं कि आप लोग किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, बस पूजा करना है उनको, और किस तरीके से पूजा करते हैं आप भी जानते हैं, वहाँ प्लास्टिक और नारियल वगैरह सब वहीं पे सब उसका जो सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। मंदिरों तक का ये हाल है, तो उसके चलते यहाँ पर एएसआई ने बोला है कि चूंकि ये 1300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो है इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, आप इसमें पूजा नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। और यहाँ पर कौन सा पूजा किया जाता है, नवगढ़ अष्टमंगलम पूजा, ठीक है। इस टेम्पल के बारे में जानते हैं। पहले जो इस पॉइंट है कि द मार्टन टेम्पल वॉज बिल्ड बाई द कारकोटा डायनेस्टी किंग ललित द्वितीय मुक्तापीड़। अब देखिए यहाँ पर एक कारकोटा डायनेस्टी का राजा था, कौन, ललितादित्य मुक्तापीड़। डायनेस्टी का नाम है कारकोटा और राजा का नाम है ललितादित्य मुक्तापीड़। इसने शासन कब किया था, 725 से लेकर 753 AD, यानी कि लगभग लगभग 28 सालों तक इसने शासन किया, ठीक। तो उसने इसको बनाया था, ये जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है कारकोटा डायनेस्टी के, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ललितादित्य built his capital at Parihaspoora, the ruins of which also survive to this day। अब इस जो जिन्होंने ये मंदिर बनाया ललितादित्य मुक्तापीड़, उनका जो कैपिटल है वो क्या है, परिहसपुरा है। यानी इस डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो एक परिहसपुरा टाउन है, जो आज भी इसके जो ruins है वो पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डेडिकेटेड टू विष्णु सूर्य, द मार्टन टेम्पल हैज 3 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स, द मंडप, गर्भगृह एंड अंतरालय। देखिए बात यहाँ पर यह है कि ये जो मंदिर है किनका मंदिर है, किस देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर विष्णु और सूर्य दोनों की, विष्णु ब्रह्मा विष्णु आपने सुना होगा नाम, और साथ ही साथ सूर्य देवता, इन दोनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। अब यहाँ पर जो मंदिर है उसकी उसमें क्या क्या आर्किटेक्चर है, उसमें देखिए पहला चैम्बर जो है वो मंडप है, गर्भगृह है और तीसरा अंतरालय है, ठीक है। मंडप वहाँ पर होता है जो कि मंदिर के बाहर का जो एरिया होता है थोड़ा सा कंपाउंड में। गर्भगृह वो क्या होता है जहाँ पर मेन जो मंदिर के देवता है उनको रखा जाता है, और अंतरालय इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अंतरालय मंदिर का ही पार्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। द टेम्पल इज बिल्ट इन यूनिक कश्मीरी स्टाइल, द हैज इट हैज डेफिनेट गंधार इन्फ्लुएंस। अब चूंकि ये मंदिर का जो कला है वो कश्मीरी स्टाइल पे है, कश्मीर चूंकि कश्मीर में है तो कश्मीरी स्टाइल में इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि गांधार इन्फ्लुएंस भी पाया जाता है, गांधार कला की जो इसमें प्रभाव है वो भी इसमें पाया जाता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। 23वां जो आर्टिकल है आज का लास्ट आर्टिकल, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो इसमें है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो क्या है कि जो यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग ऑफ लर्निंग सिटीज, इसके ऊपर न्यूज़ है। जैसे कि नाम से आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यूनेस्को है, उसका लर्निंग सिटीज का एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो अब क्या है न्यूज़ में क्यों है, द इंडियन सिटी नीलाम्बूर एंड थ्रिशूर इन केरला, ये जो दो सिटी हैं वो केरला में पड़ते हैं, नीलाम्बूर और थ्रिशूर। तो उनको क्या हुआ है कि उनको यूनेस्को ने एक रिकॉग्निशन दी है, रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को, after they become the nation's first entrants in the UNESCO Global Network of Learning Cities along with
तेलंगाना सेकेंड लार्जेस्ट सिटी वारंगल। अब देखिए यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक लिस्ट है, इसमें वो शहरों को शामिल करते हैं। तो उसमें हमारा जो पहले से शहर शामिल है वो है वारंगल। वारंगल पहले से इस लिस्ट में शामिल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी अभी क्या हुआ कि नीलाम्बूर केरला का और त्रिशूर जो है वो भी केरला का, ये दोनों भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को's website, the network is a global policy oriented network offering inspiration, know-how and best practice। अब ये चूँकि इस जो टोटल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क? ग्लोबल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क, यानी कि पॉलिसी लेवल पे जो भी नेटवर्क यहाँ पर अब सिटी लेवल नेटवर्क यहाँ पर एक तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, यानी कि उन सिटी के बारे में बात की जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ खास बात है जो कि लागू की गई है उस टाउन में, तो उसको देखते हुए वहाँ पर एक इन सिटीज़ का नेटवर्क बनाया जा रहा है। जैसे कि मान लिया मुझे दिल्ली पसंद है, दिल्ली में कुछ खास पसंद है मुझे कि वहाँ पर जो है वो ग्रिड पैटर्न पे वहाँ पर प्लानिंग की गई है। तो ये मैं इस चीज़ को उठा लूँगा और एक लिस्ट बनाऊँगा, इसमें बोलूँगा कि मुझे दुनिया में ये शहर पसंद है जहाँ से कुछ सीखा जा सकता है। अगर मुझे एक टास्क दिया जाए कि आप अच्छे से अच्छा शहर बनाएं, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि कौन से शहर में कौन सी खास बात है, और मैं उन सारी चीज़ों को एक शहर में उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर यूनेस्को भी करती है कि ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ से कौन से शहर से किस बात को सीखा जा सकता है, तो उसी के चलते उन्होंने ये लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने के फीचर यहाँ पर बताए हैं जिसके चलते एक लर्निंग सिटी उसको डिफाइन किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिवली मोबिलाइजेज इट्स रिसोर्सेज इन एवरी सेक्टर टू एडवोकेट इंक्लूसिव लर्निंग। तो देखिए उस सिटी में ये खास बात होनी चाहिए कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली मोबिलाइज किया जाता है एवरी सेक्टर में, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि आप बोल सकते हैं वहाँ पर की नदी है, या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ के टाउन है, सॉरी जो नदी है या फिर तालाब है, कोई लेक है, या फिर और भी कुछ है, रोड्स वगैरह है, या फिर वहाँ का स्टाइल है जो लिविंग स्टाइल है, तो वहाँ पर जो इसके रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से मोबिलाइज किया जाता है ताकि वहाँ पर इंक्लूसिव लर्निंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा है रिवाइटलाइजेस लर्निंग इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फैमिलीज और जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, उस सिटी में क्या होता है कि यहाँ पर वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। जहाँ पर आप लोग काम करते हैं तो वहाँ पर भी लर्निंग हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है इस तरीके की सिटी में। चौथा है कि एक्सटेंड द यूज ऑफ मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ाने का ढंग है या सीखने का ढंग है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑगमेंट्स क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन लर्निंग, यानी कि जो भी आप सीखें उसमें क्वालिटी आए और उसमें एक्सीलेंस हम अचीव करें, उसमें इस सिटी की एक तरीके से इस तरीके की वहाँ पर सीखने की व्यवस्था होती है। फोस्टर्स ए कल्चर ऑफ लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो किस तरीके का कल्चर बढ़ाया जाता है कि वहाँ पर पूरे जीवन में हम सीखते रहें, इस तरीके के कल्चर को उस सिटी में बढ़ाया जाता है। तो ये सारे फीचर जो जिस सिटी में पाए जाते हैं उनको इस लिस्ट में यूनेस्को शामिल करती है। तो अभी 3 शहर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, नीलाम्बूर, त्रिशूर और तेलंगाना का वारंगल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ और भी जो मैगजीन्स हैं इनसाइट की जो आ चुकी हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे प्रीलिम से पहले, ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। थैंक यू।